हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से संबंधित या मैराथन प्रश्नों का सेट लेकर के हम आए हैं, जिसमें हम लोग जो है इतिहास, भूगोल, विज्ञान और संविधान से रिलेटेड जो अहम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको एक एक करके उत्तर के व्याख्या के साथ देखेंगे। क्योंकि सक्षमता परीक्षा के एग्जाम्स के जो एडमिट कार्ड है आने शुरू हो गए हैं, 2 दिन में परीक्षा शुरू हो जाएगी। आइए बिना देर किए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखते हैं हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि साइमन कमीशन आगमन के समय भारत में कौन वायसराय थे। यानी साइमन कमीशन गो बैक का जो नारा लगा, जब उस वक्त साइमन कमीशन भारत में आया, उस वक्त भारत के वायसराय के रूप में यहाँ कौन कार्यरत थे। तो इस पहला नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि साइमन कमीशन के आगमन के समय जो भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर सी यानी इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी कौन सा था। यानी किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वाधीनता की बात कही गई थी, पूर्ण रूप से स्वाधीनता होने की बात जो है वो किस में कही गई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो जाना जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी के रूप में, यानी लाहौर में जो अधिवेशन हुआ 1929 ईस्वी में, उसमें संपूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है, जो उस वक्त जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे वह कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने प्रथम प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था। तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि सूर्य सेन के द्वारा जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते चलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि झंडा सत्याग्रह कब शुरू हुआ। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो झंडा सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, इस 5वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था, जिसमें जो है सत्याग्रही अपने हाथ में तिरंगा लेकर के चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 6ठा नंबर प्रश्न है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस नदी के तट पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। और उसी के याद में जब हमारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो जाता है, उसके पश्चात भी जो है उसे ये लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद भी उसको इसीलिए लागू किया गया 1950 में, ताकि जो है उस तिथि को याद रखा जाए। तो वह तिथि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहरा करके जो है स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि भगत सिंह के विरुद्ध सरकार की ओर से किसने गवाही दी थी। तो भगत सिंह के विरुद्ध जो है सरकार की तरफ से जो भारतीय ने गवाही दिया था उनका नाम जो निम्नलिखित में से है। 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि फणींद्रनाथ घोष ने जो है वो भगत सिंह के विरुद्ध जो है वो सरकार की ओर से गवाही दिए थे। और फणींद्रनाथ घोष की जो हत्या किए थे वो बैकुंठ शुक्ल थे, यानी बैकुंठ शुक्ल के द्वारा जो है गवाही देने के जुर्म में फणींद्रनाथ घोष की हत्या कर दी गई थी। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि चंपारण आंदोलन के समय, जिस समय बिहार ये चंपारण आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी आकर के चंपारण में नमक ये सत्याग्रह किए, नील के किसानों की जो खेती कराई जा रही थी, किसानों से नील की जो ज़बरदस्ती खेती कराई जा रही थी, तो इसके विरुद्ध जब महात्मा गांधी आकर के चंपारण में सत्याग्रह किए, तो उस वक्त चंपारण के जो बिहार के जो वायसराय ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वह थे कौन। इसका 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो है वह बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में यहाँ कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंपारण आंदोलन के समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का जो कार्यभार है वो किसे सौंप कर चले गए थे। तो चंपारण आंदोलन के पश्चात जो महात्मा गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का जो कार्यभार है यह सौंप कर चले गए थे जनकधारी प्रसाद जी को, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में। 9वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा जाना जाएगा। तो 9वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है
कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी। यह प्रश्न बीपीएससी में भी जो है, बीपीएससी के जो कंबाइंड एग्जाम्स होते हैं पीसीएस के, उसमें भी पूछा गया प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी जी आए थे चंपारण तो उन्हें जहर देकर के मारने का प्लान था, जिसमें जान बचाने के लिए रूप में जो जाने जाते हैं वो बत्तख मियाँ जाने जाते हैं, इन्होंने जो है गांधी जी को बता दिया था। अर्थात इस 10वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी जी 11 सूत्री मांगों को लेकर के लॉर्ड इरविन के द्वारा ठुकराए जाने की प्रतिक्रिया के पश्चात कौन सा आंदोलन चलाए थे। तो महात्मा गांधी जी जो है अपना 11 सूत्री मांग लेकर के गए थे लॉर्ड इरविन के पास, और महोदय ने इनके जो है ये को ठुकरा दिया था। तो उसके पश्चात गांधी जी के द्वारा जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, और यह आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी 12, याद रखेंगे तिथि, 12 मार्च को अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकले थे दांडी के लिए, और 6 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी में नमक यात्रा किए, दांडी यात्रा किए और नमक बना करके नमक कानून को तोड़े। और इसके पश्चात जो है पूरे भारत में नमक कानून के विरुद्ध जो है ये आंदोलन चला। हर जगह लोगों ने नमक बना करके उस कानून को तोड़ा था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और उसी दौरान बिहार में एक बेगूसराय में लोगों ने जो है चौकीदारी कर के विरुद्ध भी आंदोलन कराया था, जो कि बीपीएससी के TRE 1 में भी ये प्रश्न आए थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया। तो अभी हम लोग पीछे इस प्रश्न के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च शुरू किया गया था वह था 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकले थे, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंच करके नमक बना के नमक कानून को भंग किए थे। तो यानी हम ये कह सकते हैं 12वां नंबर प्रश्न के लिए कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि प्रारंभ पूछा जा रहा है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कब प्रारंभ किए थे। अगर ये पूछा गया होता प्रश्नों के द्वारा कि गांधी जी ने जो है या किस तिथि को नमक बनाए थे, तो फिर उसके लिए जो ऑप्शंस होते वो होते 6 अप्रैल का, लेकिन पूछा जा रहा है कि प्रारंभ कब किए, तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी के साथ जो नमक आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सदस्य हैं उसमें कौन सा नाम जो है वो सही है, महत्वपूर्ण है। सरोजिनी नायडू जी का नाम है, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, और राजकुमारी अमृता कौर जी का नाम है। ये कौन सा आंसर इसमें 13वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में क्या जाना जाएगा। तो इस प्रश्नों के लिए जो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर इसका कूट जो है 13वां का ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि ये सभी नाम जो हैं ये गांधी जी के साथ ये सरोजिनी नायडू जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृता कौर सभी लोग इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी। दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर साइमन कमीशन का आगमन। तो इन 14वां नंबर प्रश्नों में से अगर जो करेक्ट आंसर है तो सबसे पहले दांडी मार्च जो हुआ है वो 1930 में हुआ है, लॉर्ड गांधी इरविन समझौता जो हुआ है 1931 में हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ है 1942 में हुआ है, 1928 के आसपास साइमन कमीशन आया है। तो सबसे जो पहले की घटना है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि ये घटना जो है इन चारों घटनाओं में से सबसे पहले घटने वाली घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। शक्ति के विरुद्ध जो अधिकार की यह लड़ाई है इसमें हमें विश्व की सहानुभूति चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किनका है। 15वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है 15वां नंबर प्रश्न के लिए कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है यह गांधी जी के दांडी मार्च से शुरू होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे उस दौरान इनका यह कथन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन को किस नेता ने उसका स्थान किसने लिया। आंदोलन के रूप में जिस नेता ने गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात जो है आंदोलन के नेतृत्व को संभाला था वह कौन थे। तो इस 16वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि अब्बास तैयब जी जो है वह संभाले थे, और ये अब्बास तैयब जी के द्वारा जो है यह आंदोलन
संभाला गया था। एक बदरुद्दीन तैयब जी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल को जो है संगठित किए थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है वो लाल कुर्ती संगठन को संगठित किया गया था। तो इस 17वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा कौन होगा? सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के लिए लाल कुर्ती दल का संगठित किया गया था, जिसे जो है कौन किए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी किए थे। खुदाई खिदमतगार के नाम से वो लोग जो है काम करते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1929 में खुदाई खिदमतगारों को किसने संगठित किया? तो खुदाई खिदमतगार जो है वो लाल कुर्ती संगठन के लोगों को खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें संगठित करने का जो काम किए हैं वह कौन किए हैं? उन्हें संगठित करने का काम खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया है। अर्थात इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा 18वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ, ये लॉर्ड इरविन को जो गांधी जी अपना 14 सूत्री मांग दिए थे उसको ठुकराए जाने के पश्चात हुआ था। और फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, जिसमें ये बात पर सहमति बनती है कि गांधी जी जो है यह आंदोलन को स्थगित करेंगे। तो अर्थात इसका जो 19वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि लॉर्ड इरविन महोदय का शासनकाल था और उसी के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जियालरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जियालरंग आंदोलन जो है यह एक जनजातीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो जियालरंग आंदोलन जो कि एक जनजातीय आंदोलन है, यह भारत के जिस राज्य में प्रारंभ हुआ था वह है ये नागालैंड और मणिपुर। तो नागालैंड और मणिपुर दोनों राज्य जो है जियालरंग आंदोलन के रूप दोनों राज्यों में जो है जियालरंग आंदोलन हुआ था। तो करेक्ट आंसर के रूप में जो ऑप्शन जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि जियालरंग आंदोलन जो है वो नागालैंड और मणिपुर में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है कि बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में जो ये चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था, यह कौन से आंदोलन का इनमें से हिस्सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों यह जाना जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी के रूप में कि जब नमक सत्याग्रह के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था उस वक्त जो है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध लोगों ने आंदोलन को संगठित किया था। यह प्रश्न जो है ये 21वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि ये प्रश्न जो है इसमें भी आया है, जो TRE 1 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी, ये भिलई USAR, दुर्गापुर UK, बोकारो USA। यह जो प्रश्न है यह हमने जो संकलित किया है यह SCERT और NCERT की किताब से है। इधर जो हमारे स्क्रीन पर प्रश्न है 22वां नंबर क्वेश्चन है, यह है कि कौन सा जो हमारे पास उद्योग है वह किन देश के सहयोग से संगठित किया गया है, स्थापित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि जो ये है सुमेलित नहीं है उसे चेक करना है। 22वां नंबर क्वेश्चन का बोकारो जो है वो USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सहयोग से, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है वो सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है, यह झारखंड में कहाँ स्थित है? तो आयरन एंड स्टील संयंत्र जो है यह झारखंड में आयरन एंड स्टील संयंत्र जो ये है अवस्थित है। 23वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यानी भारत के किस राज्य में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इस 24वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर है दोस्तों वो जाना जाएगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में कि सर्वाधिक चीनी का उत्पादन जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो डालमिया नगर प्रसिद्ध है वह किस उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है?
तो इस 25वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह जाना जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में कि सीमेंट उद्योग के लिए जो है बिहार का डालमिया नगर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से उद्योग जो है वह सर्वप्रथम स्थापित हुए थे। सबसे पहले स्थापित उद्योग कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग या पटसन उद्योग और लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद है जो है सूती वस्त्र उद्योग एवं रसायन उद्योग या पटसन उद्योग और रसायन उद्योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भारत में जो ये हैं अंग्रेजों के द्वारा जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो पहला ये है करेक्ट आंसर 26वां का ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि सूती वस्त्र उद्योग और तथा पटसन उद्योग जो है ये सर्वप्रथम स्थापित किए गए उद्योग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की जो स्थापना है वो झारखंड में किस सन में हुआ है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर के रूप में 5, 6, 7, 8 कौन जाना जाएगा? तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उसी प्रकार दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है वह भारत का कोयम्बटूर जो है वह जगह दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। 28वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अभी हम लोग पीछे प्रश्न में जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें किए हैं कि भारत के मैनचेस्टर के रूप में जो जाना जाता है वह अहमदाबाद जो है वह भारत का मैनचेस्टर जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है कि रेशम उद्योग के लिए बिहार का जिला कौन सा जाना जाता है। तो पूरे भारत में अगर हम लोग रेशम उद्योग की बात करें तो पूरे भारत में जो रेशम उद्योग के लिए जाना जाने वाला ये है वो है कर्नाटक। और अगर बिहार की बात करें कि बिहार का कौन सा जिला रेशम उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह है बिहार का भागलपुर जिला, अर्थात 30वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि मुसलमानों के लिए जो पृथक अतिरिक्त निर्वाचक मंडल की प्रारंभ जो है वह कब की गई थी। तो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो शुरुआत है यह किया गया है किस कब से? तो इसका करेक्ट आंसर है 31वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर बी यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से जो है ये शुरुआत किया गया है ऑप्शन नंबर बी के रूप में। इसका सबसे करेक्ट आंसर है 31वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखेंगे कि जो सुमेलित नहीं है वह मार्ले मिंटो रिफॉर्म सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसको स्वशासन के नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन, भारत का विभाजन। तो इस 32वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये सभी सही सुमेलित है। जो नहीं सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि साइमन कमीशन के द्वारा भारत का विभाजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न सभी सब्जेक्ट से कराते हैं ताकि कोई भी प्रश्न आए तो हमसे छूटे नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है वो कौन सा है? इसका सबसे सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि कुल व्यय माइनस राज्य स्व प्राप्तियाँ प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेशों की प्राप्तियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए 33वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत किया था। इनकम टैक्स यानी आमदनी पर कर की जो शुरुआत भारत में किए हैं वह कौन है? तो इसमें नाम आता है जो सही जेम्स विल्सन का, यानी 34वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि जेम्स विल्सन महोदय के द्वारा जो है भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत किया गया है। 35 है कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है वह कब से होती है? वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होकर के 31 मार्च तक चलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में 35वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ 1 अप्रैल से होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया है?
तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा इस प्रश्न के लिए, 36वां नंबर क्वेश्चन के लिए, वह है ऑप्शन नंबर बी की जो 36वां का बी यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारत में बी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यानी जब लोकसभा का जो स्पीकर है, जो ये हैं अध्यक्ष हैं, अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो वैसे सिचुएशंस में जो दोनों सदन की संयुक्त बैठक है वो किनके द्वारा की जाती है। तो इस 37वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ये बी के रूप में जाना जाएगा कि जो लोकसभा के उप स्पीकर हैं यानी जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा जो है संसद की संयुक्त बैठक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस राज्य में सूचना का अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। तो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो ये है सबसे पहले इस्तेमाल है वह भारत का कौन सा राज्य किया है। तो इस 38वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि राजस्थान राज्य में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले ये प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इस समय भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य निहित है। जब हमारे सबसे पहले तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, उसके बाद जो है सरदार सरवण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो है संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में के भाग 4A अनुच्छेद 51A, भाग कौन सा 4A और अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। और उसके पास जिस वक्त जो है 10 थे और अब उसके पश्चात जो है फिर एक और मूल कर्तव्य ऐड किया गया। तो कुल मिलाकर अब जो मूल कर्तव्य है वो 11 मूल कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 है कि वर्तमान में लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर किया गया है। तो 40वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि जो लोकसभा में सीटों का बंटवारा है वह 1971 के जनगणना के अनुसार किया गया है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। 2026 तक जो है ये इस प्रकार सीटों का बंटवारा रहेगा, उसके बाद फिर इसका अवलोकन होगा। हालांकि अवलोकन होकर के एक आंकड़े आए थे जिसके तहत जो है बिहार में 40 से 61 होने थे, तो वो आंकड़ा आएगा 2026 के पश्चात। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वह इसी आधार पर होना है 2071 के जनगणना के आधार पर, जिसमें बिहार से 40 लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे और पूरे भारत से 543 लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे विज्ञान से संबंधित प्रश्न, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। एक करके क्वेश्चंस देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि कौन सा अंगक जो कोशिका का अंगक है, कोशिका में जैसे लवक है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रदवी जालिका है, उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यानी ये जो कोशिका के अंगक है, कोशिका के जो अंग है उसमें कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है, तो वह है प्लास्टिड्स, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स का क्या कार्य है, तो इसका कार्य जो है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, या प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग का काम करता है, या फिर अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है, या वसा संश्लेषण का कार्य करता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि यह अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है। यानी सी आंसर जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत पसंद आएगा तथा साथ ही साथ आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है यह लाभकारी साबित होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह ईस्ट में अनुपस्थित रहता है, या फिर कवक में, या जीवाणु में, या फिर नीले हरे शैवाल में। इनमें से किसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। तो ये जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, वह जो अनुपस्थित रहता है वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया में अनुपस्थित रहता है। इसलिए तीसरा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया यह बैक्टीरिया में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है
कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी जो न्यूक्लियस है वह किसमें नहीं पाया जाता है, या जीवाणु में नहीं पाया जाएगा, या फिर हरे शैवाल में, या कवक में, या फिर लाइकेन में। इनमें से किसमें जो है वह केंद्रक नहीं पाया जाता है। आज का जो यह प्रश्न है ये सभी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस अधिक हैं। तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि केंद्रक जो अनुपस्थित रहता है वह ऑप्शन नंबर ए यानी जीवाणु में, बैक्टीरिया में केंद्रक, वास्तविक केंद्रक की अनुपस्थिति रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है। सबसे बड़ा कोशिका जो है वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है शुतुरमुर्ग के अंडा को जानते हैं सबसे बड़ा कोशिका के रूप में। सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो सबसे छोटी कोशिका अमीबा है, या फिर वाइट ब्लड कार्पस्कल्स है, श्वेत रक्त कणिका, या फिर लाल रक्त कणिका है, या माइकोप्लाज्मा है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 5वां नंबर प्रश्न का कि जो सबसे छोटी कोशिका है वह है माइकोप्लाज्मा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 5वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि कौन सी रचना जो है वह एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करने का कार्य करता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है राइबोसोम, ये दोनों में पाया जाता है, प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा का शक्ति गृह है, और इसमें जो जंतु को वनस्पति कोशिका से अलग करने का कार्य है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी सेंट्रियोल जो है यह एक दूसरे से विभेदित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनुवांशिकता, हेरिडिटी का नियम के जन्मदाता कौन है। इसका सही उत्तर क्या होगा 25वां नंबर प्रश्न के लिए कि हेरिडिटी के जन्मदाता के रूप में डार्विन जाने जाते हैं, या फिर वैलेस जाने जाते हैं, मेंडल जाने जाते हैं, या फिर लैमार्क जाने जाते हैं। तो अनुवांशिकता के जो जनक के रूप में जाने जाते हैं, जन्मदाता के रूप में, वो ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर है। हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमसे बताने से पहले आंसर कर रहे हैं तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनुवांशिकी की इकाई कौन सी है। अनुवांशिकी किस इकाइयाँ हैं, या क्रोमोसोम है, या फिर राइबोसोम है, या जीन है, या लाइसोसोम है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 8वां नंबर प्रश्न के लिए कि आनुवांशिकी जो इकाइयाँ हैं वह है जीन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। जी, आनुवांशिक पदार्थ जो है कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, या फिर आरएनए है, या प्रोटीन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। जी, 9वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका में पाए जाने वाला जो आनुवांशिकी पदार्थ है वह है डीएनए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मलेरिया, परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया जो है इसको किस श्रेणी, मलेरिया का जो परजीवी है, मलेरिया बीमारी जिससे फैलते हैं उस परजीवी को, और अमीबा को कौन सी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, प्रोटोजोआ में, या फिर पेरीफेरा में, या सिलेटेट्रा में, या फिर एनोलिडा में। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या है 10वां नंबर प्रश्न का, वह है ऑप्शन नंबर ए कि जो मलेरिया का परजीवी है तथा अमीबा है इसको प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है कैटेगराइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पौधे और जंतुओं के बीच जो योजक कड़ी है वह किस रूप में जाना जाता है। पौधे और जंतुओं के बीच जो जोड़ने का कड़ी है उसको किस रूप में जाना जाता है। 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा। जी, आप लोग बताइएगा कमेंट करके 11वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 11वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी युगलीना जो है वह पौधे और जंतु के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? युगलीना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। जी, श्वसन का कार्य होता है, रक्त हालांकि अनुपस्थित रहता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती है वह श्वसन की क्रिया जो है जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन को तो फिर वो रक्त के जरिए पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। लेकिन यहाँ रक्त की अनुपस्थिति है, लेकिन श्वसन की क्रिया है। वह जीव कौन सा है? 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है? तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि वह जीव है हाइड्रा, जिसमें जो है
रक्त की अनुपस्थिति होती है लेकिन श्वसन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइलेरिया नामक रोग कैसे उत्पन्न होता है। जी, जो फाइलेरिया नामक रोग है वह किस वजह से उत्पन्न होता है? वह एस्क्रिस से उत्पन्न होता है, या फिर उचेरिया से उत्पन्न होता है, या फिर प्लाज्मोडियम से होता है, या टीनिया सोलियम से होता है। इसका सबसे सही उत्तर क्या है 13वां नंबर प्रश्न के लिए? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 13वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर बी कि उचेरिया बेन क्राफ्टी से यह जो है फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि केचुआ जो है वह किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो केचुआ जो है वो खेतों में पाया जाता है, जिसको किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है कि वह जो है वह मिट्टी को हल्का करने का कार्य करता है। इसलिए नहीं कि हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है या हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, नहीं, बल्कि वह मिट्टी को जो है भुरभुरा बनाता है, हल्का बनाता है, जिससे फसल के उत्पादन अच्छा होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि केचुआ किसानों को लाभ जो है मिट्टी को पोला करके बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य की खोपड़ी में, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, यह खोपड़ी है सर का, इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है, यानी कितनी हड्डियां जो है यह मनुष्य की खोपड़ियों में पाई जाती है? 15वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 8 है, 30 है, या 10 है, या फिर 12 है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 8 हड्डियां जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि शरीर का जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि है, यानी मनुष्य के शरीर का जो सबसे ये हार्डेस्ट कहेंगे हम लोग, सबसे मजबूत जो अस्थि है, मजबूत हड्डी जो है वह कौन सी हड्डी है? तो यह जांग की हड्डी है, या जबड़े की, या फिर आर्म भुजा की, या गर्दन की? तो सबसे जो मजबूत हड्डी है मनुष्य के शरीर का वो ऑप्शन नंबर बी है कि जबड़े की हड्डी जो है वो सर्वाधिक सबसे अधिक प्रबल सबसे अधिक मजबूत हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर के अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इसमें आरबीसी में लाल रक्त, जो ये आरबीसी का निर्माण जो है यह कहाँ होता है? यह हृदय में होता है, यानी हार्ट में होता है, या फिर तिल्ली में, या यकृत में, या अस्थि मज्जा में? तो 17वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि जो लाल रक्त कण का निर्माण है यह अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वव्यापक ग्राहता है? जी, सर्वव्यापक ग्राहता का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी वह ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसको किसी भी ग्रुप का ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए तो वह ब्लड जो है वो कार्य हो सकता है। सर्वव्यापक ग्राहता का मतलब है कि कोई भी ब्लड ग्रुप जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड ग्रुप क्या है कि ए बी तथा ओ है, और इसके आरएच फैक्टर प्लस और माइनस होते हैं। तो आरएच फैक्टर जो है प्लस और माइनस, जैसे ए है तो ए प्लस या ए माइनस, बी है तो बी प्लस बी माइनस, ए बी है तो ए बी प्लस ए बी माइनस, और ए बी ओ प्लस ओ माइनस। तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यह ग्राहता है? तो यह ए बी ग्रुप है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अब जो ये ग्राहता था उसके विपरीत यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यानी वह ब्लड ग्रुप डोनर कौन है जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानेंगे? तो 19वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि यूनिवर्सल डोनर जो है वह ओ है। ऑप्शन नंबर बी जो है 19 नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, सर्वव्यापक ग्राहता कौन है, या ये सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ए बी जो है वो लेने वाला है, और ओ जो है ये सबको देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है? यानी भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें सबसे जो जरूरी चीज़ है वो कौन सा है, जरूरी अवयव कौन सा है? इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि भोजन का जो सबसे जरूरी अवयव है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट जिससे हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा जो है वो जीवित रहने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता सबसे अधिक पड़ता है, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही उत्तर जानेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है?
शरीर में जो उत्तक का निर्माण होता है, हम लोग जानते हैं कि कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और एक प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह है उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या है कि एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो उत्तक का जो निर्माण है यह जो है प्रोटीन के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस है, दूध है, चावल है और दाल है। तो इसमें अगर हम लोग सही से ध्यान से देखें तो मांस, दूध और चावल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जो शाकाहारी लोग हैं तो वो अपने प्रोटीन की प्राप्ति जो है वो दूध और दाल से करते हैं, और जो प्रोटीन नहीं पाया जाता है वो चावल में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव शरीर में वसा जमा होता है, मानव शरीर में जो फैट्स है यह कहाँ इकट्ठा होता है? फैट्स जो है यह बाहरी त्वचा में इकट्ठा हो जाता है, या फिर वसा उत्तक में, या फिर यकृत में, या एपिथेलियम उत्तक में? तो फैट्स जो इकट्ठा होता है, 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि फैट्स जो है वह वसा उत्तक में इकट्ठा होता है, यानी बी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि विटामिन शब्द जो है वह किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जो है वह मेंडल महोदय ने किया है, या पाश्चर ने किया है, या फिर फंक ने किया है, या लेकेन ने किया है? तो वैसे हम एक विटामिन पर जो है अलग इसी में जो है हम लोग एक अलग विटामिन पर प्रश्नों का सीरीज करा रखे हैं, जो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तथा आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो इसलिए हमने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख दिया है। आप यहाँ से भी विटामिन से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विटामिन शब्द का जो प्रतिपादन है वो फंक महोदय ने किया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? यानी जिससे ऊर्जा की प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन रोगों से, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करने का कार्य करता है, वह हमारे भोजन का कौन सा पदार्थ है? वह विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या वसा है? तो वह कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से जो है यह हमको मुख्य रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन से जो है वो उत्तक का निर्माण होता है, और विटामिन जो है वो हमारे शरीर को जो है रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बेहतर तैयारी कर सके। तथा साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है क्यों? आयोडीन युक्त नमक का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? आखिर इस नमक को उपयोग करने का कारण क्या है? या पाचन बढ़ाता है, या रोगों के प्रति रोध उत्पन्न करता है, या थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, या सभी? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, वह है ऑप्शन नंबर सी कि थायराइड ग्रंथियाँ को नियंत्रित करता है। क्योंकि आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेगा नामक रोग उत्पन्न होता है, इसलिए आयोडीन का जो उपयोग करते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि कंट्रोल रहता है। ऑप्शन नंबर डी सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? वह कौन सा उत्तक है? 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो वह जो उत्तक है जो शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं, वह कोई और उत्तक नहीं बल्कि एपिथेलियम उत्तक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में क्या जाना जाएगा? एपिथेलियम उत्तक, जो हमारे शरीर को सुरक्षा का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन जो है वह शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है? वह श्वेत ग्रंथियां हैं, संयोजी उत्तक है, या फिर वसामय उत्तक है, या रोम है? तो शरीर को जो गर्म करने के लिए उत्तरदायी है वह है ऑप्शन नंबर सी कि वसामय उत्तक जो है फैट्स वाला जो ये है हमारा टिश्यू, वो जो है शरीर को गर्म करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रिया पड़ जाता है, इसका सही कारण क्या है? कि बुढ़ापे के ज़माने में जो सबसे सही उत्तर होगा कि त्वचा में रुधिर का
जो संचारण है कम होने के कारण ऐसा होता है, या उपचर्मीय स्तर में लचीलापन होने के कारण होता है, या चमड़ में जो है, चमड़े में जो है स्किन में वह वसा उत्तक की कमी होने के कारण होता है, या फिर त्वचा में मेलेनिन और मेलेनोसाइट्स की अधिकता होने के कारण होता है। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। 29वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब है कि उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण जो है यह इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऊंट का जो कुबर है वह कौन से उत्तक का बना होता है। तो ऊंट का कुबर जो है वह कौन सा उत्तक का बना रहता है। इसका सबसे सही जवाब जो है वह है ऑप्शन नंबर क्या है, डी, कि वसामय उत्तक से जो है ऊंट का कुबर बना होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है 30वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। इस प्रकार जो है विज्ञान में बायोलॉजी से हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए अधिक ही उपयोगी तथा लाभकारी सिद्ध होगा। हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और चलते चलते रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, तथा साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग बेहतर तैयारी कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।